जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग बहुत धूम धड़ाके के साथ, मजे के साथ हमारे साथ बने होंगे। और इससे पहले मेरा जो क्लास एनसीईआरटी 6 का साइंस चैप्टर नंबर 5 मैं लेकर आया हूं आप लोग को बीच। चैप्टर नंबर 5 है। क्या बोले? चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का इससे पहले एक क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है। जो इसका बचा हुआ है थोड़ा सा, आज उसका दूसरा क्लास है। क्लियर है? आशा करते होंगे इससे पहले का जो क्लास आप लोग देख चुके होंगे, और आज जो दूसरा क्लास मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीका से नोट्स बना रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बिना समय गंवाए क्लास की तरफ मूव करता हूं। ठीक है, चलिए। दिल और दिमाग को थाम लीजिए और एनसीईआरटी के साथ मजा लीजिए। ठीक है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? एनसीईआरटी। क्या बोले? एनसीईआरटी। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पैर तक पढ़ के छोड़ चुके थे। चलिए देखिए, आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे। कहां से बोले? पैर से। क्या? पैर। पैर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, पैर। अब पैर में कौन कौन सा हड्डी होता है? पैर का भी हड्डी अब जो है, अब देखेंगे ऊपर में, और यहाँ पे घुटना होता है, जोड़ होता है, और यहाँ डबल हड्डी होता है। ठीक है, ये जांग होता है इधर से। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या होता है? जोड़ होता है। यहाँ पे एक हड्डी होता है और यहाँ इसमें दो गो रहेगा। सबसे बड़ा हड्डी यही है, फीमर। फीमर क्या बोले? फीमर। पूछेगा मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। और यहाँ टिबिया, फेबुला सब हड्डी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और पैर में भी टोटल हड्डियों की संख्या 30 होता है। अगर दोनों पैर को मिला दिया जाए तो 2 गुना 30 कर देंगे, यानी कि 60 हो जाएगा। बोले क्या जगह? 60 हड्डी। टोटल पैरों में 60 हड्डियां पाया जाता है। क्लियर है? यह भी एक तरह की हिंज जोड़ है। क्या बोले? हिंज जोड़ है। दिखने में हमारे पैर की उंगलियां हमारी हाथ की उंगलियों से थोड़ी अलग होती है, लेकिन उनके कार्य उंगलियों के समान होते हैं, और वे लचीलेपन और विस्तार दोनों की गतिविधियों को दर्शाते हैं। बाबू रे, जो हमारे हाथ की उंगली है, जैसे हाथ की उंगलियां में कितना उंगलियां? देखो यहां से अगर तोड़ेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है। एक उंगली में 3 हड्डी, 3, 6, 9, 12। और इसमें कितना? बोले 2 ही है, 1 और 2। ठीक है, 12, 13, 14। अरे टोटल कितना हड्डी है? बोले 14 हड्डी सिर्फ उंगली में पाया जाता है। 8 यहाँ पाया था, 5 यहाँ पाया था, 2 यहाँ और 1 यहाँ। जो अपना हाथ में जो अपना तरीका हड्डियों की, वही सेम ढांचा के तौर पे थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ पैर में भी है। ये जांग में एक ही हड्डी है, खोखला हड्डी है बीच में, और जांग का जो नीचे घुटना है, घुटना का नीचे भी उसमें कितना? 2 हड्डियां हुए। और पैर में भी है 14, 8, 5। टोटल पैरों में कितना हड्डी है? दोनों से मिलाकर के 60 हड्डियां है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए और बात करते हैं घुटना की। इसकी बात करेंगे घुटना का। देखें घुटना क्या है? घुटनों का मुख्य कार्य हमारी जांघों को हमारे पैरों से जोड़ना है। घुटना का मेन काम क्या है? जांघों को हमारे पैर से जोड़ना है, और इन्हें हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ माना जाता है। ठीक है, घुटना केवल मोड़ने और फैलाने
की गति के बजाय अगल बगल गति करने की अनुमति देता है। कौन बताओ रे? क्या देखिए, घुटना। क्या बोले? घुटना। ये जो है यहां से अगल बगल हम लोग मोड़ने का काम करते हैं पैर से। जो पैर है, ये जांग का जो हड्डी है, देखेंगे और जो अपना यहाँ जो है इसमें जांग का हड्डी जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे घुटना है। क्या हो रहा है? घुटना है, और इसमें हड्डियां नीचे से पैर का उंगली इधर से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहां से पैर को जैसे तैसे हम लोग मोड़ सकते हैं, चारों साइड भी घुमा सकते हैं, नीचे से नीचे घुटना का ये हिस्सा से। क्या हो रहा है? ये हिस्सा से। ठीक है ना? चलिए देखिए, अब बात करते टखना का। टखने के जोड़ को आमतौर पर हिंग जोड़ के रूप में जाना जाता है, और वे टखनों पर पैरों की गति में मदद करते हैं या कुछ अगल बगल की आवाजाही की भी अनुमति देता है। कौन? टखना। थोड़ा बहुत आगे पीछे देता है मौका। ठीक है, अब अचल संधि क्या है देखेंगे। अब आप अचल संधि ये देखिए, अब आप एक देखेंगे, एक यहां जोड़ है, एक यहां है, यहां है, यहां है, और यहां है। एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी, चार हड्डी, पांच हड्डी। हो गया? क्लियर है? अब एक देखिए, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, और यहां पे है। क्लियर है? ये सब क्या बोले? जोड़ ही है, हड्डी है। क्लियर है? तो 5 और 5 10 हो गया। अब देखिए, यहां पर एक 11, एक 12, 13, एक 14। ठीक है बोले? तो पूरा उंगलियों में कितना हड्डी होता है? 14। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अब ये सब क्या है? अचल संधि के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, यहाँ भी 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 जोड़ है। ठीक है प्यारे बच्चे? तो चारों साइड कौन सा घूम सकता? ये देखिए, हाथ का जोड़ है, यहाँ चारों साइड घूम सकता पूरा। आप 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 360 डिग्री हम लोग घुमा सकते हैं, लेकिन इसको कितना बोले? 180 डिग्री होगा। ये देखिए, ये इतने ही जाएगा 180 डिग्री में, फिर यहां से हम लोग इतना आ जाएगा। क्लियर है बोले? बाकी बात इसको चाहेंगे पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक पत्ती की तरह जोड़ लगा हुआ है, नीचे जान ही नहीं देगा। ये है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, आशा करते होंगे अचल संधि हम लोग समझ रहे होंगे। चलिए, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है, और ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृतियां के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। पता तब चलता है जिनका हम अनुभव करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद देखिए, अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग में कई अस्थियां होती है। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की अनुमति का पता चलता है। हम अपने हाथ की अंगुलियों को प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। ठीक है, मध्यमा अंगुली में अनेक अस्थियां होती है। कहने का मतलब बाबू रे, अगर हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या किसी कारण से किसी जगह दूसरे स्थान जाने के दरमियान में
अगर कोई घटना हो जाए, चोट आ जाए या क्रिकेट खेलने में गिर जाए या कहीं शरीर का अंदरूनी पार्ट में चोट आ जाए तो हम सब ऊपर से देखने से पता चलेगा शरीर बड़ी स्वस्थ है, कि अंदर में क्या क्या कमियां हो गई है, कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हो गया, कौन सा टूट फूट गया है। ये पता लगाने के लिए डॉक्टर साहब के पास जब जाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कैसे क्या हुआ था, हम सब बोलते हैं सर क्रिकेट खेलने के दरमियान में मैं गिर गया था, इसलिए आप सर अब बढ़िया से मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने एक्सरे लिखेंगे और एक्सरे का रिपोर्ट में देखने के बाद पता चलेगा आपका हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है, टूट चुका है, तो उसे काफी दिन वक्त समय लग जाता है ठीक होने में। तो हम अंदर की हड्डियों के बारे में पता करने के लिए एक्सरे मशीन के द्वारा हम लोग एक्सरे करा के पता करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए हमारी कलाई लचीली होती है, लचीली है कलाई, लचीली है, देखिए लचीली है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहा जाता है या कहते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, छोटी छोटी हड्डियों से, और एक हड्डी 2 3 4 यानी हर जगह टुकड़ा है, और इसको आगे की दिशा में मोड़ सकते हैं, पीछे हम लोग नहीं मोड़ सकते हैं, पीछे नहीं मोड़ पाएंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे पसली का, देखिए अब पसली, ठीक है ना, पसली। अब पसली अब कितना है, देखिए आगे का हिस्सा इसमें आके पसलियां जुटा है, ठीक है, और पीछे का हिस्सा इसमें जुटा है, पीछे के साइड यानी कि आगे के साइड इसमें अब पूरा पसली आकर के यहाँ जुटा है, और इधर से पूरा पसली आकर के यहाँ जुटा है रीढ़ का हड्डी में, ठीक है, मेरुदंड में सब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, टोटल पसलियां इधर 12 और इधर 12, टोटल मिलाकर के होता है कितना 24। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए इसके बारे हम लोग अभी जानेंगे। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है, मुड़ी हुई यानी कि ऐसे और इसका बीच में जो है अंदर में हम लोग का लीवर, किडनी, फेफड़ा वगैरह सब पाया जाता है, जो कि उसको सुरक्षा देता है। कौन? पसली है। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। देखो मेरुदंड से, मेरुदंड का मतलब पीछे वाला रीढ़ का हड्डी, उसमें जुड़ करके, और क्या बोला वक्ष, इसको हम वक्ष बोलेंगे, किसको? इसको आगे क्या बोलेंगे? वक्ष, ठीक है, और पीछे वाले को बोलेंगे हम लोग मेरुदंड। क्या बोले इसको? क्या बोलेंगे? मेरुदंड, मेरुदंड, ठीक है, पीछे वाला, इसको पीछे वाला भाग को। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं। जो जितना भी हम लोग का है ये आगे आके मुड़ा हुआ है और पीछे से भी मुड़ा हुआ है, एक बक्से की तरह बाबू। क्या है? बक्स के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है, दोनों तरफ अब क्या होता है? 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहते हैं, जैसे बाबू रे लीवर, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा वगैरह सब उसमें बाबू रे सुरक्षित रहता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दोस्तों मेरुदंड। क्या है मेरुदंड? जो रीढ़ का हड्डी है, पीछे का जो हड्डी है, एक क्या होता है? मेरुदंड है। ये हमेशा जिधर से टेढ़ा करना चाहेंगे उधर टेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए कहा गया है आप एक्सरसाइज कंटिन्यू अगर करते रहिएगा तो शरीर ज्यादा स्वस्थ और फिटनेस बना रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए बाबू, अब अनेक छोटी छोटी अस्थियों, देखिए छोटी छोटी अस्थियों, छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिसे केसरुकदंड कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, केसरुका कहते हैं। मेरुदंड में 13 केसरुकाओं का बना होता है। केसरुका 33 गो, सॉरी 33 गो, कितना हो रहा है? 33 गो है। इसमें कितना टोटल हो रहा है? 33 हड्डी है। ठीक है, इसमें टोटल अब कितने हैं मेरुदंड? 33 गो मेरुदंड है। ठीक है, 33 गो। क्लियर आ गया? चलिए मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है,
पसली, पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। आप देखिए बात करेंगे उपांगी का। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, बात उपांगी की बात करेंगे। चलिए देखिए, कंकाल का यह भाग हड्डियों की तुलना में नरम होता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह नाक की नोक, कान के ऊपरी भाग और मानव और पशु शरीर की लंबी हड्डियों की नोक पर मौजूद होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उपास्थि जो है, उपास्थि देखिए एक कान है, मोड़ सकते हैं आराम से, नाक है, दबा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे शरीरों में कुछ अंग है जिसमें उपांगी कहते हैं और उसमें हड्डी की मात्रा नहीं के बराबर होता है और नर्म होता है। क्या होता? नरम होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? और बात करेंगे मांसपेशिया का। ठीक है, अब देखिए मांसपेशी। मांसपेशी क्या? मांसपेशिया कंकाल जो है, कंकाल प्रणाली का यह हिस्सा हड्डियों से जुड़ा हो सकता है या शरीर की गति में मदद करने के लिए अकेले काम कर सकता है। कौन? मांसपेशिया। अब देखिए कोई भी कंकाल होता है या हड्डी होता है, उसका ऊपर में सब सारे मांस ही मांस होते हैं ताकि सही रूप से काम कर सके। हम लोग कभी कभी देखते होंगे और कुछ एक्सरसाइज करने वाला, जिम वूम करने वाले हमारे प्यारे बच्चे कुछ जो है ना बॉडी वगैरह, बॉडी सोडी बना लेते हैं। तो ऐसे करने के बाद यहाँ फूलता है उसका, तो मांसपेशिया क्या होता है? वो क्या है? मांसपेशिया फूलता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने से हाथ, पैर, कमर कहीं भी दर्द नहीं होता है और मजबूत होता है। चलिए, कंकाल प्रणाली। मानव या पशु शरीर में कंकाल प्रणाली शरीर को संरचना और सहायता प्रदान करती है। यहाँ कंकाल तंत्र के सभी महत्वपूर्ण भागों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अब कंकाल, अब देखिए कंकाल किसे कहेंगे बताएंगे। कंकाल यह मानव और पशु शरीर की आंतरिक संरचना को संदर्भित करता है। यह हड्डियों से बना होता है और इसके निम्नलिखित कार्य होता है। क्लियर? इसका निम्नलिखित काम होता है, बहुत सारा काम होता है। किसका? कंकाल का। देखिए, यह शरीर का ढांचा बनाता है। शरीर बाबू जो है हम सबका, जैसे कि किसी घर में कोई पिलर है, पिलर में जो पिलर का अंदर में रड, टाटा हो या मुंगिया हो या कोई भी स्टील हो, उसको पहले रिंग द्वारा पहना करके कॉलम को बांध दिया जाता है। उसके बाद उसमें गिट्टी, बालू, सीमेंट मिला करके उसको डाला जाता है, तब जाके पूरा शरीर का निर्माण होता है, यानी पिलर का निर्माण होता है। उसी प्रकार बाबू हमारे शरीर के अंदर में एक हड्डी जो है, पसलियां सब, वो क्या है? पिलर का समान है, अंदर में रड के समान है। अगर वो सही ठीक ठाक है तो बाहर में जितना भी है हम सबका प्लस्तर करके जो मांस गुद्दा दिखाई देता है, ये कोई काम का नहीं है। हड्डी के अंदर की मजबूती होनी चाहिए। यह शरीर का ढांचा है, बनाता है। यह ढांचा शरीर को आकार देता है और मनुष्य और जानवरों को सहारा प्रदान करता है। कंकाल में कई प्रकार की हड्डियां जुड़ी होती है जो कि सहायता से एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह जोड़ शरीर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, विभिन्न प्रकार गतियों के लिए जुड़ी होती है। यह जोड़ शरीर के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जुड़ी होती है। तो जितने भी शरीर में हड्डी है सब एक कहीं ना कहीं एक जोड़ में जुड़ा हुआ है। एक पूरा शरीर बनाने के लिए हड्डियों का समूह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब जाके एक शरीर का निर्माण कर पाया है। मनुष्य जैसे विकसित जानवरों में शरीर की गति को पूरा करने के लिए, आप देखेंगे नीचे वाला लाइन देखिए, हड्डियों को उपास्थि और मांसपेशियों द्वारा समर्थित किया जाता है। कान का ऊपरी भाग अस्थि जैसा कठोर नहीं है, ये उपास्थि है। जो भाग कठोर नहीं होता उपास्थि है।
क्या रे, उपास्थि। उपास्थि जिसमें हड्डी कठोर नहीं होता और क्या होता है, मुलायम होगा उसका। शरीर की संधियों में यानी जोड़ में भी उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि, जहां एक दूसरे का जोड़ होता है, जो जोड़ हड्डियों का बीच में जो होता है वो बाबूरे उससे भी क्या बोलेंगे, उपास्थि कहते हैं। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। मानव का जो कंकाल होता है, शरीर का पूरा बॉडी जो होता है, जितने भी हड्डी है, कंकाल है, एक अस्थि और उपास्थि दोनों मिल करके जोड़ के बनाया गया है। जैसे कि कोई देखिए जांग का घुटना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब क्या है, पैर है, ये जो है इसका बीच में देखिएगा कुछ द्रव मात्रा होता है, जुड़ा हुआ सटा नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, उपास्थि बोलेंगे, और इसको अस्थि बोलेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? देखिए आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। हाथ की मुट्ठी बनाने के बाद मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करने पर अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव होता है। बाबू जैसे कि हाथ है, ये सारे उंगलियां बंद कर लिए, बंद करने के बाद अगर इसको मोड़ेंगे और यहां सटाएंगे तो कुछ मांसपेशियों में फर्क दिखाई पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, कुछ टाइट होगा और थोड़ा सा फूल जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ फूल जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। इसी को कहते हैं, इसे छूने पर उभरा हुआ भाग महसूस होता है और इस उभरे हुए भाग को पेशी कहते हैं। पेशी क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, पेशी। अगर हाथ रखे मोड़ के और फिर यहां सटाने की कोशिश करेंगे, यहां फूलेगा, पेशियां हमारे क्या होती है, फुला हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए देखिए, संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशी उभर आती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थिया को खींचती है। क्या रे, खींचती है। इसको एक तस्वीर में आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे अभी। देखिए ये प्यारे बच्चे, इसको देखिए, जब जो है हाथ लंबा किए हुए हैं, देखिए यहाँ कम फुला हुआ है, क्या हो रहा है, यहाँ कम फुला हुआ है। क्लियर है ना? अब जैसे हाथ को मुट्ठी बांधने के बाद मुट्ठी बांध के सटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। यहाँ बाबू बॉडी फुला हुआ दिखाई थोड़ा सा दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या है, दिखाई दे रहा है ताकि लग सके किसका बॉडी है, ये मुट्ठी बांधा हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे मोड़ेंगे, देखिए सीधा किए हुए तो ये थोड़ा सा सीधा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और जैसे इसको हाथ मुट्ठी मोड़ करके करेंगे तो मांसपेशियां खिंचाव वहां पे होता है। चलिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। दो मांसपेशियां काम करती है। बोले क्या बोला, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, गति करना है, चलना है, के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। हमेशा दो गो मांसपेशियां काम करेगा। क्या करेगा बोले, दो को काम करेगा। एक ऊपर वाला देखिए, ये अगर ऊपर फुलने काम करेगा तो एक खिंचाव होगा। क्या होगा, नीचे अगर देखिए ऐसे की है तो यार ढीला होगा, जैसे करेंगे देखिए टाइट हो जाएगा थोड़ा। यहाँ क्या गया, टाइट हो गया, खिंचाव काम करता है ना। देखिए यहाँ भी टाइट हो जाएगा, यहाँ भी टाइट होता है। कुछ जगह स्थान ऐसा है जो टाइट होता है और लगेगा जो हड्डी है, जैसे कि यहाँ हो जाएगा टाइट, यहाँ हो जाएगा टाइट। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो मेरे दोस्तों, युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए जब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब
शिथिल हो जाती है। ठीक है, पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। अतः यह अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। देखिए, जब बाबू हाथ जो है ये मुट्ठी बांध करके मोड़ करके ऐसे करेंगे तो यहाँ का मांसपेशिया खिंचाव होता है और ये हड्डी में चिपकने का काम होता है। यहाँ का मांसपेशिया देखिए यहाँ हड्डी में चिपक गया और टाइट हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर, टाइट हो गया है। और यहाँ का मांसपेशिया फूल गया है और यहाँ गुठली टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाएगा। क्लियर है? वही बात कर रहा है। चलिए, जंतुओं की चाल। अब जंतु के बारे में पढ़ेंगे। केचुआ। केचुआ किसानों का मित्र, आपको तो पता ही होगा पहले से। ठीक है प्यारे बच्चे, अब केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केचुआ के बारे में। देखिए क्या बोले, केचुआ है। क्या है? केचुआ है। ठीक है, केचुआ जब भी चलता है तो पहले अपने आधा शरीर को खींचता है, उसके बाद दोबारा फिर अपने आधे शरीर को खींचता है। एक ही साथ नहीं चलता रहता है। पहले एक बार झोंक से खींचा, फिर पीछे वाला खींचेगा, फिर माथा बढ़ाएगा, फिर पीछे वाला खींचेगा। यानी कि एक बार आप लोग केचुआ देखिएगा, समझ में आ जाएगा। केचुआ क्या है? केचुआ मिट्टी खाता है। मिट्टी खाने के बाद जो मिट्टी को हजम नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा, उसको बाहर निकालने का काम करता है। अनपच हुआ मिट्टी बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिसको भुरभुरा टाइप का। उसी कारण से किसानों का वो क्या कहा गया है? दोस्त कहा गया है। और देखिए केचुआ का देखिए नीचे के हिसाब से कहीं कहीं वो कुछ कुछ है, धार है। इसको चलने के लिए क्या चाहिए? कुछ रुखरापन चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं, इसको बारी बारी से देखेंगे। देखिए चित्र, केचुआ की गति। अब केचुआ कैसे गति करता है? केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे सटाकर रखे गए हैं, अनेक छलनों से बना प्रतीत होता है। ठीक है, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, यानी हड्डी नहीं होगा। केचुआ के शरीर में क्या होगा? हड्डी नहीं होगा, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करता है। क्या हो रहा है? मांसपेशियां। अब जब केचुआ एक बार घेट बढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा और फिर पीछे वाला पोजीशन खींचेगा। जैसे खींचेगा छोटा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो लंबा हो जाएगा, फिर इसको खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा तब खींचेगा। केचुआ जब भी दिखे, चलिए समझिए केचुआ है। पहले ई बढ़ा तब भी खींचा, ई बढ़ा खींचा, यानी कि एक शरीर को दो तीन टुकड़ों के हिसाब से वो जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलिए चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। जब भी केचुआ चलेगा अपना आगे वाला भाग थोड़ा सा फैलाएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और नीचे वाला भाग को खींचेगा। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र रूप देता है। जैसे आगे बढ़ाया, भूमि को पकड़ा, जैसे भूमि को पकड़ा फिर पीछे खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर भूमि को फटेगा, फिर खींचेगा। यानी कि एक दिशा में एक भाग में अगर पकड़ता है तो एक भाग हल्का करेगा, फिर खींचेगा। अब इसको बढ़ाएगा, इसको भी पकड़ेगा, इसको हल्का करेगा, इसको खींचेगा। क्लियर? ऐसे करके केचुआ आगे बढ़ता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। ठीक है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। जो मैं बताया वैसा ही है। जैसे कि एक बार केचुआ आगे फैलते हुए बढ़ेगा, फिर मिट्टी को पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, पीछे के भाग स्वतंत्र करेगा यानी हल्का करेगा और फटाक से उसको खींचने का काम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा फैल के, फिर पकड़ेगा मिट्टी को, फिर खींचेगा। ठीक है बोले, ऐसे करते करते केचुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं। जब भी केचुआ को पकड़िएगा दिखिएगा हाथ में फिसलेगा, जल्दी पकड़ नहीं पाएगा, यानी कि उसमें ना कुछ लगा जैसे कि कोई तेल लगा हुआ है।
कुछ ऐसा पदार्थ है, उसी कारण से लोग आसानी से आगे निकलने में मदद मिलता है। इससे शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक यानी कि बाल जैसी आकृतियां होती है। यह शुक पेशियों से जुड़े होते हैं। यह शुक मिट्टी में उसकी पकड़ जो मजबूत बनते हैं। अगर देखिए बाबू रे, अगर ये केचुआ है, ठीक है, केचुआ है, तो नीचे में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ उसका पकड़ होता हो, कुछ थोड़ा थोड़ा रहता, हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा नहीं, बाल की तरह एकदम थोड़ा थोड़ा यहाँ से। तो जैसे जाएगा ये वाला हिस्सा पहले आगे और फैलाएगा, और फैला के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तब ये वाला हिस्सा खींचेगा, ये आगे बढ़ाएगा, तब पिछला हिस्सा खींचेगा, ठीक है, फिर इसको आगे फैलाएगा, फिर इसको खींचेगा। ऐसे करते करते केचुआ आगे बढ़ता चला जाता है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। जब भी केचुआ मिट्टी पे आगे बढ़ रहा है तो आगे में सामने आने वाली जो भी होगा मिट्टी, उसे खाने का काम करेगा। ठीक है, उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। अनपचे पदार्थ को यानी कि जो मिट्टी को जो खाया, जो मिट्टी नहीं पच पाया, उसको बाहर निकाल देता है। बुरे क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है? चलिए, केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। ठीक है बोले, मिट्टी को, ये मिट्टी है, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। अब उसी कारण से मिट्टी में चलता है भुरभुरा टाइप का जो निकालता है ना गोल गोल, उसी से किसानों को फायदा होता है। जमीन आसानी से उसका जमीन में फसल बेहतर तरीका से हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे घोंघा का। हम सब घोंघा तो आपको बहुत सा देखे होंगे। ठीक है, घोंघा पानी में पाया था, घोंघा जमीन में मिट्टी में कितना था घोंघा, 3-3 साल तक तो बाबू रे जिंदा रहता है मिट्टी के अंदर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घोंघा का। अब देखिए ये घोंघा का जो ऊपरी भाग है, क्या हो रहा है ऊपरी भाग, ये क्या है? कंकाल है, ये कठोर कंकाल है। ठीक है, पीछे से इसको क्या निकाला, पूंछ निकाला हुआ, आगे से इसका मुंडी है, ठीक है ना, ठीक है, ये निकाला हुआ है। ठीक है, ये क्या है? घोंघा है। अब इसी के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए घोंघा की पीठ पर गोल संरचना देखी जा सकती है, इसे कवच कहते हैं। कवच क्या कहता है? कवच। जो ये घोंघा का जो पीठ पे है, इसको क्या बोलते हैं? कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवच। ठीक है, कवच बोलते हैं ऊपर वाले भाग को। ठीक है, देखिए घोंघा की पीठ पर गोल संरचना देखी जा सकती है, इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। घोंघे क्या है? बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना होता है। अस्थियों का बना नहीं होता है। अस्थि मतलब क्या है? अस्थियों का, अस्थियों का जो है बना हुआ नहीं होता। क्या घोंघा का कौन सा? परंतु यह अस्थियों का बना हुआ होता, बना, और परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। ठीक है, यह कवच एक एक होता है, एक एक होता है, यानी कि यह कवच एकल एक होता है। ठीक है, और यह गाधे को चलने में कोई सहायता नहीं देता है। इसको चलने फिरने में कोई सहायता नहीं देता है। यह घोंघा होगा, ठीक है ना, घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, इसके साथ खींचा जाता है। ठीक है, टाइपिंग अब कहीं मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब तिलचट्टा हो गया। क्या रहा?
अब देखिए तिल चट्टा के बारे में हम लोग देखेंगे। तिल चट्टा और कितने जोड़ा पैर इसका पाता है, देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं। एक यहां से निकला हुआ है, ठीक है, एक यहां है और एक इधर है। तीन इधर होता है, तीन उधर होता है, एक थोड़ा सा यहाँ होता है, थोड़ा सा यहाँ होता है, ठीक है। ये सब तो लोग का ऊपर का पहुंच जाता है। ये अब उसका इसमें पखना टाइप का होता है उड़ने के लिए, इसका क्लियर है। चलिए देखिए तिलचट्टा का। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, कहां जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। तिलचट्टा जमीन पर चल भी सकता है, ठीक है ना, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। देखिए तीनों काम करता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितना होता है, 3 जोड़ी, यानी कितना 6 गो। कितना होता है, 6 गो। 3 जोड़ी 6 गो होता है, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, कठोर होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है, ठीक है। अब देखिए बक्स से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है, ठीक है। और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने में समय उसके पैरों को गति देती है, ठीक है। देखिए जो तिलचट्टा है, अब देखिए आप बात कर, ये जो तिलचट्टा और उड़ने काम करता है, ये सब गति भी देता है। और पैर भी जब उड़ता है तो ये भी गति देता है, मुड़ लेगा, सुकड़ा लेगा फटाक से और गति देना स्टार्ट कर देगा। उड़ने का भी काम करता है, क्लियर है। और ये इसका कंकाल का भी काम करता है, ऊपर वाला ये सब थोड़ा सा, ये सब जो है कंकाल का ही काम करता है इसका। अब पक्षी, अब देखिए पक्षी है। अब पक्षी का हड्डी अब क्या होता है, खोखला होता है। खोखला इसलिए होता है कि इसको आसमान में उड़ना पड़ता है। अगर खोखला नहीं होगा, भारी हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए प्राकृतिक जो है, भगवान जो बनाया है इसको खोखला बनाया, इसलिए ताकि हवा में आसानी से उड़ सके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलता पत्ता इसका हड्डी खोखला नहीं है बल्कि ठोस है, फिर आसमान में उड़ ही नहीं पाती, ना पाता, ठीक है। पक्षी का कंकाल, अब पक्षी के बारे में देखते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। हवा में उड़ता भी है और भूमि पर चलता भी है। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी है, कुछ जल में तैरता भी है। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब देखिए पक्षी आसमान में उड़ता भी है, पानी में तैरता भी है और स्तर पर चलता भी है। तीनों काम करता है पक्षी, क्लियर है। देखिए उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अब देखिए उसका हवा में जो है, जो हवा में जब चिड़िया उड़ता उड़े, उसका हड्डी जो है उसमें खोखला होता है और उसमें हवा उसका भरा हुआ होता है, और हवा भरा रहता है। आसमान जब भी उड़ता है तो उसको आसानी होता है उसको उड़ने में, ठीक है। इसीलिए खोखला हड्डी बनाता ताकि हल्का रहेगा। पक्षपात, पैरों की अस्थियों चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल है। अब पैर का जो हड्डी है उस पर चलता भी है और उस पर बैठता भी है, तो दोनों के लिए अनुकूल है। अग्रपाद की अस्थियों रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की उपस्थियों मजबूत होती है, जो कंधा का पक्ष है उसका अस्थि मजबूत होता है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जबड़े रखने के लिए विशेष
रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होता है। पंखों को जो ऊपर नीचे करने में सहायक होता है, जो उड़ने में यहाँ का जो मजबूत उसका पीछे का जो हड्डी होता है। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं मछली का। देखिए क्या हो रहा है, मछली है। अब ये मछली है और मछली का देखिए आगे का हिस्सा कुछ नोकीला है ना, बोले नोकीला टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये पानी में बैलेंस बनाने के लिए है और पीछे का देखिए ये उड़ने के लिए पानी में है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है जो मछली का आगे और पीछे का पोजीशन एक नाव की तरह बनाया गया है। पानी में जब भी नाव देखिएगा तो मछली की तरह ही है, आगे का हिस्सा ऐसे रहेगा, पीछे का हिस्सा भी ऐसे रहेगा। क्लियर है, देखिए यानी कि ऐसे रहेगा। इसको क्या होता है, आसानी से पानी को फाड़ने में और जाने में आसान होता है। और मछली जब भी चलता है, अगर ये इधर मुड़ेगा, ठीक है, इधर मुड़ेगा तो पोंछी इधर मुड़ेगा, थोड़ा सा उड़े, अगर इधर गया तो इधर बैलेंस बनाएगा, तब उधर घूम पाएगा। ठीक है, तो टेढ़ा टेढ़ी होकर मछली भी चलता है पानी में। और इसके जितने भी पोंछ दिया हुआ है, सब जितने उधर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, मछलियों के वृद्धि दिया है बढ़ने के लिए, यानी कि पानी को काटने के लिए, पानी में साइड मारने के लिए, कभी ऊपर आने के लिए, कभी नीचे जाने के लिए, शरीर का पूरा बैलेंस बनाने के लिए दिया गया है। इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मछली की सिर एवं पूंछ उसके मध्य आग की अपेक्षा पतला एवं नोकीला होता है। जो मध्य आग नहीं, मध्य भाग होगा, वो क्या रहे, भाग होगा। यहाँ मध्य भाग जो है, जो मछली है ऐसे करके, ये मछली जो है देखिए आगे और पीछे है ना, नुकीला पतला है ना, और मध्य भाग अपेक्षा पतला होता है। इसके अपेक्षा जो है यहां से यहाँ की अपेक्षा यहां से पतला यहाँ है। ठीक है ना, यहां से पतला है। ठीक है, ताकि मछलियां क्या होगा, आसानी से निकल सके। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। अब देखिए मछली का जो कंकाल है, मछली का जो हड्डी है अंदर में, वो देखिएगा बहुत सारे पेशियों से ढका हुआ है, यानी मजबूत रहता है। हड्डी का ऊपर जितना भी उसका भाग रहता है वो मजबूत रहता है मछली का। ठीक है, तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अन्य भाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। हम बताए थे जैसे कि हाथ मछली है, अगर माथा इधर घूमेगा तो पूंछ ही चलेगा इधर, अपोजिट साइड। थोड़ा सा देखिए, तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अन्य भाग एक और मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। पूंछ जो है ना पीछे विपरीत दिशा में यानी उल्टा साइड चला जाता है। तो देखिए अब सर्प को देखते हैं। सर्प कैसे चलता है? सांप कभी भी अब सीधी रेखा में नहीं चलता। जब भी चलेगा सांप ऐसे चलेगा। ऐसा इसलिए चलेगा, इसका मेरुदंड जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर जगह इसका जोड़ है, हर जगह जोड़ा हुआ है, हर जगह क्या है, हर जगह जोड़ है। ठीक है, हर जगह इसका जोड़ है। जैसे कि हम लोग की पीठ का रीढ़ का हड्डी है, उसी तरह इसका भय पूरा सारा सब जगह जोड़ है, सब जगह जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए आसानी से जाम तहाई जो है ना आसान होता है, घूम जाता है। क्लियर है? अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियों क्षीण एवं असंख्य होती है। ये परस्पर जुड़ी होती है, चाहे ये दूर ही क्यों ना हो। अगर सांप है और अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी जोड़ी हुआ है, दूरे हो थोड़ा सा लेकिन जुड़ा हुआ होता है। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सबका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मेरा जो था शरीर में गति का जो नियम था,
चैप्टर नंबर 5 6 क्लास का। ठीक है बोले, हम लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इसका अब आगे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। बस ये पार्ट 5 था, पार्ट 5 का दूसरा भाग था आज बाबूरे। इससे पहले एक मैं वीडियो बना दिया हूं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जा कृपया वहां देखें, उसके बाद फिर यहां बने रहे। ठीक है, तो आशा करते होंगे आप लोग बहुत बेहतर तरीका से तैयारी कर रहे होंगे और करेंगे, उम्मीद है मुझे। इसीलिए अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके लिए धन्यवाद।